हमने जब कल कंप्लीट किया था तो हमने क्विक सॉर्ट की एग्जांपल को फिनिश किया था और उसके बाद हमने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है फॉर वर्स्ट केस हमने निकाल ली थी। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास कितनी आई थी? वो हमारे पास आ रही थी ऑर्डर ऑफ थीटा ऑफ एन स्केयर के अंदर। ये हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो है, लेकिन आपके ख्याल में ये वर्स्ट केस कितनी दफ़ा अकर करेगा? जी, एनीवन? ये कितनी दफ़ा अकर करेगा? कौन बताएगा? जी, आसिम अमीर। आसिम अमीर, यस कितनी दफ़ा अकर करेगा वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर क्विक सॉर्ट? कितनी दफ़ा अकर करेगा? इसके अकर करने के चांसेस कितने हैं? सर, एक दफा। सिर्फ एक ही दफ़ा अकर करेगा। एनीवन एल्स? जी, कौन बताना पसंद करेगा? n times 10 टाइम्स? n times n एन टाइम अकर करेगा? चले, मुझे आप ये लोग ये बताएं वर्स्ट केस क्या होता है? शानिया अली, आप बता दें। वर्स्ट केस क्या होता है? लारेब? सर, जिसमें एल्गोरिदम के नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होते। बुरे से बुरा परफॉर्म करता है, सबसे ज़्यादा उसके स्टेप्स हो जाते हैं। ठीक है, क्विक सॉर्ट के लिए सबसे बुरा केस कौन सा हो सकता है? जी, सुंदस? क्विक सॉर्ट के लिए सबसे बुरा केस कौन सा हो सकता है? सुंदस, आपको आवाज आ रही है? नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हों, लेकिन कौन से केस में नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा होंगे क्विक सॉर्ट के लिए? जी, सुंदस? किस केस में नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा होंगे? सॉर्टिंग का वो कौन सा सिनेरियो होगा जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इसके बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्विक सॉर्ट के? समामा सलीम, आप बता दें। जी, बोलें। कल का लेक्चर कितने स्टूडेंट्स ने सुना था? एहसन अब्बास? जी सर। जी, बताएं कौन सा सिनेरियो होगा क्विक सॉर्ट के लिए जो कि वर्स्ट केस बन जाएगा? सर, कल का लेक्चर नहीं था लिया इस बार में।
क्यों नहीं लिया था? सर वो मसला आ गया, उधर गए हुए थे, कहीं गए हुए थे सर, इस वजह से। आप सेमेस्टर फ्रीज क्यों नहीं करा लेते हैं? आराम से जाएं फिर। सर कल फर्स्ट टाइम नहीं ली क्लास, पहले लिए सर। हुसनैना शाहीन। सर वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो कौन सी एग्जांपल बनेगी? सर यहाँ पे जो हमने फाइंड किया था क्यू की वैल्यू, ए की वैल्यू आएगी ना पहले। बिल्कुल सही हो गया कि क्यू एक की ही वैल्यू टाइम। एक पे ही आए। एक जब दो हिस्सों में पार्टीशन होती है, एक साइड पे एक एलिमेंट और n-1 जो है वो दूसरी साइड पे चली जाए, इस तरह का सिनेरियो बनेगा तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। और वर्स्ट केस सिनेरियो के केस में हमने कल कैलकुलेट किया था तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ रहा था थीटा ऑफ n स्क्वायर। इसके अकर होने के कितने चांसेस हैं, कौन बताएगा? जी मुबशिर अली आप बताएं। मुबशिर अली, यस सर। ये वर्स्ट केस कितनी दफा अकर होने के चांसेस हो सकते हैं? सर ये जब तक सॉर्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक मरतबा हम जिस वक्त पार्टीशन करेंगे फिर उससे अगली जो पार्ट बनेगा उसके भी हम पार्टीशन करेंगे। वर्स्ट केस अकर होने से मुराद ये है कि कितनी दफा ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि दो पार्टीशन जब बने तो एक पार्टीशन में एक एलिमेंट हो और n-1 एलिमेंट दूसरे में हो। ऐसा होने के कितने चांसेस हैं? चांसेस जी मोहसिन आप बताएं। मोहसिन यस सर। जी आप बताएं, वर्स्ट केस अकर होने के कितने चांसेस हैं? ज्यादा हैं, कम हैं, या बहुत थोड़े हैं, ये बताएं। जी मोहसिन। सर ज्यादा केसेस हैं आई गेस। यानी ज्यादा दफा ऐसे होगा कि एक साइड पे एक एलिमेंट हो और n-1 दूसरी साइड पे हो, ये ज्यादा दफा होगा। सर सर क्योंकि अगर देखा जाए सर तो वर्स्ट केस परफॉर्मेंस और सर वो अगर जो एवरेज होता है सर उनकी काफी सिमिलरिटीज हैं सर, तो उस वजह से भी हो सकता है। मैंने आपसे पूछा है कि जो हमारा इस क्विक सॉर्ट के अंदर ये क्या चांसेस हैं कि जब अरे दो हिस्सों में तकसीम हो तो एक साइड पे एक एलिमेंट आए और n-1 दूसरी साइड पे आए, इसके अकर होने के कितने चांसेस हैं? ज्यादा, कम, या बहुत कम? जी बाकिर अली आप बता दें। सैयद अली बाकर। सैयद अली बाकर हुसैन। सैयद अली। सैयद अली आप यहाँ मौजूद भी हैं कि नहीं हैं? सैयद अली। जी सैयद अली। सर उसका मैसेज आया हुआ कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, पहले आया हुआ था 5 मिनट पहले।
चले, अब्दुल हुसनैन, अब्दुल हुसनैन सर वो नमाज पढ़ रहा है इस वजह से। कौन नमाज पढ़ रहे? ये अब्दुल हसनैन। आप कौन बोल रहे हैं? सर रूममेट हूँ उसका। आसिम अमीर, आप लोग सुन लें कि मैं हो सकता है दरमियान में कभी रैंडम क्विज ले लूं। अगर आप लोग कहीं गए हुए होंगे तो आपके मार्क्स 0 लग जाएंगे। तो आप लोगों को जब क्लास हो रही हो तो क्लास में प्रेजेंट होना लाजमी होता है। ये नहीं है कि ऑन करके आप लोग चले गए, और जो नहीं आएंगे उनकी ऑटोमेटिकली मार्क्स जो होंगे वो 0 लग जाएंगे। जी ज़ीशान खान, यस सर। जी आप बताएं कि क्विक सॉर्ट के वर्स्ट केस के अकर होने के कितने चांसेस हैं? ज़्यादा, एवरेज या बहुत कम? सर ये एंड टाइम क्या होता है? मैंने 3 में से पूछा है कि बहुत ज़्यादा अकर होने के चांसेस होंगे, एवरेज होंगे या बहुत कम होंगे। क्या ऐसा बहुत दफ़ा होगा कि जब भी हाँ अरे पार्टीशन होगी तो एक साइड पे एक एलिमेंट और दूसरी साइड पे एन 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 माइनस वन सर एलिमेंट होंगे? ज्यादा। बहुत दफ़ा होगा इस तरह? यस सर। ये एक्स एलिमेंट जो है ये आपके पास पिवोट एलिमेंट बनता है, तकरीबन इसी के ऊपर जाके पार्टीशन भी अप्लाई आउट हो रही है। क्या हर दफ़ा यहाँ पे 1 लिखा हुआ आएगा जब भी रैंडमली सॉर्टेड अरे आएगी आपके पास? नो सर, हर दफा नहीं लिखा है। कितनी दफ़ा आ सकता है? 3 में आंसर मैंने दिए हैं आपको, 3 चॉइसेस दिए हैं। बहुत ज़्यादा दफ़ा, एवरेज सर दफ़ा या एवरेज बहुत टाइम आ कम? एवरेज दफ़ा आ सकता एवरेज टाइम है। एवरेज दफ़ा क्यों आ सकता है? जी आप बताएं दानियाल सईद। जी दानियाल सईद। दानियाल सईद आप यहीं पे हैं? दानियाल सईद, दानियाल सईद आप यहीं पे हैं? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे उसका आंसर चाहिए। मैं सबको रिपीट कर रहा हूँ, मैं रैंडम क्विज लूंगा और अगर उस दौरान कोई जवाब नहीं देगा तो उसके मार्क्स जो हैं वो 0 लगेंगे। सर वो नहीं चाह रहा था सर, आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मेरा ये है कि क्विक सॉर्ट में वर्स्ट केस अकर करने के चांसेस कि यानी कि पहले पोर्शन के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट और दूसरे पोर्शन के अंदर n-1 एलिमेंट मौजूद हों, ऐसा अकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, एवरेज होंगे या बहुत कम होंगे? सर एवरेज। क्यों एवरेज होने के क्या चांसेस हैं? क्यों एवरेज हो सकते हैं? सर बिकॉज सेंटर से डिवाइड होगा। क्विक सॉर्ट सेंटर से डिवाइड होता है हर सूरत में? सर पाइवट से होता था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो क्या सेंटर में होगा? क्या ये शर्त है यहाँ पे? नो सर।
तो फिर कैसे आपने कहा कि सेंटर से होगा? सर वो जी लारैब। Yes, sir. जी बताएं, अकर करने के कितने चांसेस होंगे? ज्यादा होंगे, कम होंगे, बहुत कम होंगे? Sir, I'm not sure. दोबारा देखें इस क्विक सॉर्ट के पार्टीशन के एल्गोरिदम को। एक्स जो सिलेक्ट हो रहा होता है वो सबसे पहला एलिमेंट सिलेक्ट होता है। जब पार्टीशन होती है तो मेक श्योर किया जाता है कि पहला हिस्सा जो है वो एक्स से स्मॉलर रहे, दूसरा पोर्शन जो है वो एक्स से लार्जर रहे। क्या ये कितने चांसेस हैं कि पहला एलिमेंट की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, ताकि सारे 1 वाले एलिमेंट से कम 1 या 1 से कम एलिमेंट पहले साइड पे रहें और 1 से ज्यादा एलिमेंट दूसरे पोर्शन में जाएं? इसके अकर होने के कितने चांसेस हैं कि यहाँ पे पहली दफा ही 1 लिखा हुआ है पूरी अरे में? कोई भी रैंडम अरे आप उठाएं, उसमें यहाँ 1 लिखा हुआ हो, कितने चांसेस हैं? बहुत ज्यादा, एवरेज, कम? जी लारैब। Sir, I think average chances होंगे. एवरेज चांस होंगे कि 1 जो है हर दफा कोई भी रैंडमली आप अरे उठाएं तो 1 सबसे पहले लिखा हुआ हो? Yes, sir. यानी अगर 10 एलिमेंट हैं तो हर दफा पहला एलिमेंट 1 ही निकल आएगा ऑन एन एवरेज। 50% चांस होंगे इसके यहाँ पे आने के। जी sir. अगर आपके पास 10 एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 कार्ड्स हैं, आप उनमें से एक कार्ड उठाती हैं, तो क्या हर दफा पहला कार्ड सेम कार्ड निकलेगा? नहीं सर, अगर उस सिनेरियो में देखा जाए तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि 1 पहली पोजीशन पे होगा. एग्जैक्टली बहुत कम चांसेस हैं कि एक ही कार्ड बार बार पहली दफा वो निकल के आए, तो ये चांसेस बहुत कम हैं। इसी वजह से इसका वर्स्ट केस सिनेरियो के अकर होने के चांसेस भी जो हैं वो बहुत कम हैं। जो हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो हमने निकाल ली थी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर के अकर होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत ही कम दफा होगा कि अरे जब पार्टीशन हो तो एक साइड पे एक एलिमेंट और दूसरी साइड पे n-1 एलिमेंट अकर करे। ये उसी सूरत में अकर कर सकता है कि हर दफा जब रैंडमली आप अरे उठाएं और x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाए। ठीक है, ऐसा बहुत ही कम अकर करेगा। तो फिर इस वजह से हमें इसकी वर्स्ट केस के अलावा एवरेज केस या बेस्ट केस भी देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा इस क्विक सॉर्ट के अंदर बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? अरे किस फॉर्मेट में हो तो आपके पास बेस्ट केस निकल के आ सकता है? जी अब्दुल बासित, आप बता दें। अब्दुल बासित, यस सर, आप क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन ये है कि क्विक सॉर्ट के अंदर बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो तो ये है कि x की वैल्यू 1 या 2 आ जाए और वो एलिमेंट बार बार पहला एलिमेंट बन रहा हो, उसकी वजह से जब डिवीजन हो रहा हो दो सब अरे में, तो एक सब अरे में सिर्फ एक एलिमेंट और दूसरी सब अरे में n-1 एलिमेंट चले जाए। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। लेकिन बेस्ट केस क्या होगा जिसमें काम बहुत अच्छे तरीके से डिवीजन हो रही हो? क्या हो सकता है? सर बैलेंस्ड हो। बिल्कुल ठीक हो गया, बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड होने से क्या मुराद है? अब्दुल बासित, जिस तरह यस सर, वो पिवट से या इस तरह पिवट से क्या क्या वो
सर जब पहला एलिमेंट ही मतलब ले सके। पहला एलिमेंट ही ले सके सिर्फ। सुंदस जी, आप बताएंगी बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? जी सुंदस। बिल्कुल ठीक है, इवनली बैलेंस हो। अरे, इवनली बैलेंस किस केस में हो सकती है? दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं और वो बैलेंस यानी कि बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए, ऐसा किस सिनेरियो में हो सकता है? ये पार्टीशन का फार्मूला जो है, एल्गोरिदम आपके सामने लिखा हुआ है। ऐसा सिनेरियो कब होगा जब ये दो पार्टीशन में डिवाइड हो तो दो हिस्सों में इक्वल साइज की डिवाइड हो? ऐसा कब हो सकता है? अब्दुल हुसैन, हुसनैन। अब्दुल हुसनैन। अब्दुल हुसनैन। अब्दुल हुसनैन। जी अब्दुल हुसनैन। सर हसनैन की बस ये आखिरी सुनत पढ़ रहा। सर जब दरमियान से डिवाइड होगी। जी शेफ खान, आपने क्या कहा है? सर जब पिवट के दोनों साइड इक्वल एलिमेंट्स होंगे सर। हाँ, दोनों साइड, मैंने कहा बैलेंस होने का मतलब यही है, इक्वल साइज की हो जाएं, तो वो किस सिनेरियो में होंगी? सर यही पिवट होगा की कि क्या जो वैल्यू हो, पिवट की क्या वैल्यू हो तो आपके पास बैलेंस n माइनस पार्टीशन वन बाई होगी? टू। सर जो फर्स्ट वाली एरे है वो पिवट से कम और जो लास्ट जो एंडिंग वाली वैल्यू होगी वो पिवट से ज़्यादा हो। ये तो आपके पास शर्त हो गई क्विक सॉर्ट की, इसमें तो हर सिनेरियो में यही होगा। लेकिन इक्वल में कट करने के लिए क्या होना चाहिए? सर x की वैल्यू इसके हाफ के बराबर है एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स के बिल्कुल हाफ में वैल्यूज मौजूद हों, आधी वैल्यूज उस x की वैल्यू से ज्यादा हों और आधी वैल्यूज उस x की वैल्यू से कम हों, मीडियन पे वो मौजूद हो, तब आपके पास ये सिनेरियो बनेगा। इसको सिनेरियो बन जाने से हमें एडवांटेज क्या मिलेगा? हम इसे कैसे कह रहे हैं कि ये हमारा बेस्ट केस होगा? एनीवन? जी शफ खान। मीर मोहम्मद। मीर मोहम्मद। मीर मोहम्मद। मीर मोहम्मद।
सैयद अली बाकर। यस सर। जी बताएं, इसको हम बेस्ट केस क्यों कहेंगे? सर मैं दरअसल नमाज पढ़ने गया था अभी 2 मिनट पहले आया। हम इसको बेस्ट केस क्यों कहेंगे? जी मीर बाकर, अली बाकर। मोहसिन आप बताएं। यस सर। जी बताएं, ये इस पार्टीशन को जिसमें हमारे पास पिवोट एक ऐसे एलिमेंट बन जाए जिसके दोनों साइड पे हाफ हाफ एलिमेंट आ जाए और पार्टीशन बिल्कुल हाफ हो जाए, इसको हम बेस्ट केस क्यों कहेंगे? सर रिकरेंस की वजह से कि सर इसमें यानी अगर रीअकर होगा तो फिर वो फास्ट रीअकर होगा। रीअकर होगा तो फास्ट अकर होगा। सर ऑलरेडी वो सॉर्टेड होगा और जब भी उसको डिवाइड करेंगे तो सॉर्टेड मतलब वो ऑलरेडी ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगा, तो हाफ में पार्टीशन हो रही है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाएगा। नो सर, नंबर ऑफ कंपैरिजन की वजह से। नंबर ऑफ कंपैरिजन उसके हाफ हो जाएंगे। जी सर बेसिकली सर अगर हाफ 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 हो जाएगा ना तो सर उसको सॉर्ट करना आसान हो जाएगा ना, एक साइड सॉर्ट कर। सॉर्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है, कैसे आसान होगा? सर क्योंकि सर दो हिस्सों में अगर उसको हम सर कर तो देंगे पहले भी दो हिस्सों में डिवाइड हो रही थी। तो सर एक पार्ट पहले फिर एक दूसरा पार्ट तो आसान हो जाएगा। आसान किसे कहते हैं? जी बताइएगा। जब आप कहते हैं कि आसान हो जाएगा तो हमें आसानी की डेफिनेशन बनानी पड़ती है, तो बताएं वो आसान क्या होगा? जी कौन बताएगा? हकीकत में वाकई आसान हो जाता है, लेकिन अब मुझे मुझे पूछना है इस आसानी का मतलब आप लोगों को मालूम भी है कि नहीं मालूम? अब्दुल बासित जी आप बताएं। अब्दुल बासित आप बताएं। जी अब्दुल बासित। सर अगर वो इसमें अगर हम मिडल एलिमेंट अगर लें तो उस वजह से ये जो किसकी है वजह इसको से? बेस्ट केस कह सकते। किसकी वजह से? सर पिवट से पेवट से क्या ले लें? मिडल मिडल एलिमेंट अगर ले लें। मिडल एलिमेंट अगर ले लें तो क्या होगा? सर रीअक्रंस उस तरीके से फास्ट हो जाएगी सर। रीअकरेंस इससे फास्ट हो जाएगी, कैसे? रीअकरेंस आपने कहा है फास्ट हो जाएगी, कैसे? सर पिवट रेकरेंस की पोजीशन। रेकरेंस इससे फास्ट होने से क्या मुराद है? सर पिवट की पोजीशन फाइंड करना इजी हो जाएगी। पिवट की पोजीशन तो हमने पहले कहा हुआ है कि पिवट की पोजीशन जो भी अरे आ रही है उसका पहला एलिमेंट है, वो वैल्यू जो निकल के आ रही है वो पिवट में आएगी। वो उससे आधे एलिमेंट जो हैं वो एक साइड पे चले जाएंगे, दूसरे आधे एलिमेंट दूसरी साइड पे चले जाएंगे। अब इससे फास्ट क्या हो जाएगा? जी फास्ट क्या हो जाएगा? सर ये मिड में होगा
इससे हम ये कह सकते हैं कि इसे दोनों साइड्स पे इक्वल नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे शायद इस वजह से पास हो जाएगा। दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। उससे क्या होगा? सर इससे भी हम कह सकते हैं कि शायद फास्ट हो जाएगा, ये हमारा बेस्ट केस है इस वजह से। फास्ट हो जाएगा? कोई एग्जांपल दे के बताएं कैसे फास्ट होगा और क्यों होगा? सर मैंने ना दरअसल शुरू से लेक्चर नहीं दिया, आपको बताया था, तो अभी मैंने आके देखा जिस तरह से आपने ये थोड़ा सा सिनेरियो बताया तो सर उसके मुताबिक मुझे यही लग रहा था। नहीं, ठीक लगा है। अब उसकी जस्टिफिकेशन भी थोड़ी सी बनाएं, आपके सामने चीजें आ जाएंगी। बिल्कुल, चीज बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आप सोचें इसके ऊपर। रिकरेंस रिलेशनशिप जो हमने पहले लिखी थी वो हमने ये लिखी थी इसकी, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ क्यू प्लस टी ऑफ एन माइनस क्यू प्लस एन। ठीक है, जब हाफ में डिवाइड हो जाएगी तो क्या होगा? जी, कौन बताएगा? सर टी इंटू एन बाई टू प्लस टी इंटू एन बाई टू एन माइनस एन बाई टू सर। एन माइनस एन बाई टू किसके बराबर आएगा? यस सर एन बाई टू के बराबर जाएगा सर। बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर उसके बाद टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? 2 टाइम्स हो गया ये। अब दोनों आपने अभी कहा दोनों बराबर साइज के सब अरेज हैं जिस पे रिकर्सिवली कॉल किया जा रहा है, तो यहां पे आप शॉर्टकट मेथड मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। मुझे बताएं कि अब यहां पे कौन सा केस अप्लाई होगा? जी, कौन बताएगा? शान अली, आप बताएं। इस रिकर्सिव इक्वेशन के ऊपर आपने मास्टर थ्योरम अप्लाई करना है, तो कौन सा केस अप्लाई होगा? जी, कौन बताएगा? सर केस 2। केस 2 अप्लाई होगा, बिल्कुल ठीक है। केस 2 का रिजल्ट क्या होता है? सर ये जो इक्वेशन है एन लॉग ऑफ पी बाई ए इज इक्वल टू ये जो है फंक्शन एफ एन के बराबर आ जाए। बिल्कुल एफ एन के बराबर आ गया। इसकी वैल्यू जो है ये लॉग टू जो है वो आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा, तो एन जो है वो एन के बराबर ही है। तो आपके पास एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल के आती है? एन लॉग बी ए लॉग ऑफ एन। तो ये वैल्यू 1 है, तो आपके पास एन लॉग ऑफ एन वैल्यू निकल आती है। तो अब ये हमारे सामने मालूम मौजूद है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग ऑफ एन। अब मुझे ये बताएं, ये वर्स्ट केस के मुकाबले में बेहतर हुई है या नहीं हुई? कौन बताएगा? जी, एहसन अब्बास, आप बताएं। एहसन जी अब्बास, सर। जी सर। जी जी बताएं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इम्प्रूव हुई है या खराब हुई है? सर इम्प्रूव भी है।
कैसे? जी बताएं कैसे? मुबशिर अली, चलें आप बता दें। सर जो पहले वाला केस था वहाँ से उसमें ऑर्डर एन स्क्वायर था, अब एन लॉग एन आ गया। ठीक है, तो इनमें से बेहतर कौन सा होता है? एन लॉग एन सर। एन लॉग ऑफ एन जो है वो बेहतर है, कम इंस्ट्रक्शंस जनरेट करता है, इस वजह से ये बेहतर है। तो ये सिनेरियो जिसमें हाफ हाफ हो जाएं, तो वो सिनेरियो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कर देता है, और यही हमारे पास यहाँ पे बेस्ट केस सिनेरियो भी अकर करेगा। ठीक हो गया। अब एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि हमारे पास एवरेज केस इन दोनों में हमारे सामने क्या बन रहा है। एवरेज केस के लिए हमारे पास कुछ शर्तें हैं। वो शर्त क्या है कि जो हमारे पास हम स्प्लिट करें दो हिस्सों के अंदर, वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के तहत डिवाइड हो। कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी से क्या मुराद है कि जब हम उनको डिवीजन लें दोनों हिस्सों का, तो एक कांस्टेंट जो है वो हमारे पास जनरेट हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये पहला केस था जिसमें हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो था कि एक साइड पे एक एलिमेंट, दूसरी साइड पे n-1 एलिमेंट, इनका अगर आप रेशो लें, रेशो से मुराद पहले एलिमेंट पहली साइड डिवाइडेड बाय दूसरी साइड, तो 1 डिवाइडेड बाय n-1, तो ये एक कांस्टेंट में नहीं आता, इसके अंदर स्टिल डिपेंडेंट है ये रेशियो वेरिएबल n के ऊपर। दूसरी साइड देखें, जो अभी आपने बेस्ट केस देखी, बेस्ट केस आपके पास क्या है कि दोनों को डिवाइड करते हैं n/2 डिवाइडेड बाय n/2, तो दोनों कट के आपके पास आंसर है 1, एंड 1 इज अ कांस्टेंट, तो बेस्ट केस आपके पास लेके आता है कांस्टेंट वैल्यू। सेम इसी तरीके से कोई भी और स्प्लिटिंग जो बहुत मशहूर है इस क्विक सॉर्ट के केस में, वो हमारे पास है पहली केस में n डिवाइडेड बाय 10 और दूसरा n डिवाइडेड बाय 10। इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास रेशियो क्या बन रहा है, 9n/10 डिवाइडेड बाय n/10, तो आपके पास आंसर क्या, 9 इज एन अगेन कांस्टेंट। तो हमारे पास ये स्प्लिटिंग जो है, फिर जब कांस्टेंट जनरेट करेगा तो हम ये कहते हैं कि कांस्टेंट जब भी जनरेट करेगा तो वो रिजल्ट एवरेज केस हमारे पास होगा, और इस क्विक सॉर्ट के केस में एवरेज भी जो हैं वो हमारे पास किसके बराबर आ जाते हैं उसके रिजल्ट। ये अभी हमने निकाला बेस्ट केस के लिए कि जब भी कोई भी स्प्लिटिंग हो रही हो, दो हिस्सों में डिवाइड हो, उसका आप रेशो कैलकुलेट करें, वो रेशो जो है कांस्टेंट यील्ड कर दे, तो वो कांस्टेंट जो अगर हो मिल जाएगा आपको, तो आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगी एन लॉग ऑफ एन की तरफ। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर की तरफ चली जाएगी। और यही चीज हमने फर्क देखा था वर्स्ट केस और बेस्ट केस के अंदर। ऑन एन एवरेज जो है आपके पास जब स्प्लिटिंग होंगी तो इन दो सिनेरियो के दरमियान में रहेंगे, तो इन दोनों के दरमियान में जब भी हमारे पास रेशो कांस्टेंट आएगा, हम डिक्रीज करके उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग ऑफ एन पे ले आते हैं, और अगर हमारे पास रेशो जो है कांस्टेंट ना आए तो वो इंक्रीज करके एन स्क्वायर पे आ जाता है। तो जी कुछ पूछना है? जी आपने कुछ पूछना है? सुंदर आपका माइक ऑन है, इसको काइंडली म्यूट कर दें।
जी मोहसिन, कितने चांसेस हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो आपके पास अगर करेगा? ये पहला केस वर्स्ट केस है, कितने चांसेस हैं कि वर्स्ट केस अगर करेगा? मोहसिन, मोहसिन आप यहाँ पे मौजूद हैं? जी मोहसिन। शफ खान, यस सर। जी बताएं, वर्स्ट केस के अगर करने के कितने चांसेस हैं? सर बहुत कम चांस। बहुत कम चांसेस, बहुत कम चांसेस हैं। बेस्ट केस के अगर करने के कितने चांसेस हैं? सर कांस्टेंट टाइम सर। नहीं, बेस्ट केस के अगर करने के रेशो कितने चांसेस हैं? ये भी बहुत कम अगर करेगा। आपके पास एवरेज जो है इन दोनों के दरमियान में रहेगी, और ऑन एन एवरेज आपके पास क्या होगा कि कभी कांस्टेंट जनरेट हो रहा होगा स्प्लिट में और कभी कांस्टेंट जनरेट नहीं हो सक रहा। तो एवरेज केस जो है वो आपके पास इन पोर्शन में रहेगा, और दोनों केसेस अकर कर सकते हैं एवरेज में एन स्क्वायर और एन लॉग ऑफ एन टाइम के अंदर। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या राइट डाउन करते हैं कि ऑन एन एवरेज जो है वो क्विक सॉर्ट वो आपके पास रिजल्ट जो देगी वो क्या है, एन लॉग ऑफ एन के अंदर। ठीक है, आप सब समझ आ गए आप लोगों को? सर ये 9 की जगह हम कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं? कोई भी कांस्टेंट आ जाए, जब ये स्प्लिट हो और आपके पास जो रेशो जनरेट हो वो रेशो आपको कांस्टेंट जनरेट कर दे, तब आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज होके एन लॉग ऑफ एन के अंदर आ जाएगी। अब हम एक दूसरी सॉर्टिंग टेक्निक देखते हैं जिनको आज हम देखेंगे, वो है काउंटिंग सॉर्ट। स्क्रीन नजर आ रही है आप सब लोगों को? यस सर। जी, अभी तक हमने जितनी सॉर्टिंग टेक्निक्स देखी वो आपके पास क्या थी, इंसर्शन सॉर्ट एंड स्केयर के अंदर, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट वो भी एंड स्केयर टाइम के अंदर, मर्ज सॉर्ट एन लॉग ऑफ एन के अंदर, और क्विक सॉर्ट ऑन एन एवरेज जो है वो आपके पास एन लॉग ऑफ एन टाइम के अंदर कैलकुलेट हो रही थी। अब हमारी जब हम सर्च कर रहे होते हैं डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक, उनमें से देखना चाहते हैं कि कौन सी सबसे अच्छी टेक्निक है, तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट अगेन वही है कि हम लीनियर टाइम के अंदर सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकें। हमें ऐसी टेक्निक्स चाहिए जो सॉर्टिंग को ऑर्डर ऑफ एन के अंदर कैलकुलेट कर लें। तो इसमें हम सबसे पहले टेक्निक्स जो देख रहे हैं वो है काउंटिंग सॉर्ट, जो हमें कैलकुलेट करेगी रिजल्ट को सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन के टाइम के अंदर। अब इसके लिए हमारे काउंटिंग सॉर्ट में सबसे पहली अजम्पशन क्या है, हमारे पास हमने सॉर्ट एन इंटीजर्स करने हैं जो कि किसी रेंज में मालूम मौजूद हैं, जो कि वैल्यूज आ सकती हैं 0 से आर एलिमेंट तक, यानी
रेंज उनकी ज़्यादा है, लेकिन उस रेंज में से हमने सिर्फ n एलिमेंट जो हैं उनको हमने सॉर्टिंग उनके ऊपर परफॉर्म करनी है। अब हमारा इसमें आइडिया क्या है कि हमने हर एलिमेंट के लिए फॉर ईच एलिमेंट x हमने उस नंबर x के लिए कितनी दफ़ा उस अरे में वो अकर किया है उसको नंबर काउंट करना है, उसकी काउंटिंग करनी है। काउंट करने के बाद उसको हमने क्या करना है कि एक करेक्ट पोजीशन एक दूसरी अरे के अंदर उसको प्लेस करते चले जाना है कि एक अरे आपके पास A है और दूसरी अरे B है। हमारा टारगेट है कि हम इसको काउंट आउट करें कि 5 यहाँ पे कितनी दफ़ा एकर कर रहा है, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर पोजीशन के अंदर दूसरी अरे के में हम इसे राइट करते हैं। अब तरीकाकार देखना है कि हम ये राइट कर किस तरह सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे सामने एक अरे है जिसमें एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं, 8 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अब हमने साथ में एक एडिशनल अरे बनाई, इसका नाम हमने रखा है C। अब इस C अरे के अंदर हमने इनिशियलाइज करते वक्त सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको 0 कर दिया, इनिशियलाइज किया उनको हमने 0 के साथ। अब सबसे पहला एलिमेंट हमने अरे में से उठाया, जैसे इधर वैल्यू है 3, काउंट किया है हमने 3 जो है वो कितनी दफ़ा अकर कर रहा है, वो हमने वैल्यू जो है वो हमने प्लेस कर देनी है ith पोजीशन के ऊपर। ये 3 एक दफ़ा हमने लिख दिया 1। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पे गए तो हमारे पास हमारे पास वैल्यू आई 6, ये वैल्यू 6 है तो हमने 6 की पोजीशन के ऊपर ये वैल्यू 1 एक और राइट डाउन कर दिया। फिर हमारे पास आया 4 तो हमने A4 जो है उस पोजीशन के ऊपर 1 रख दिया। देखें पहले एलिमेंट 3 था, इस अरे के थर्ड एलिमेंट पे 1 ऐड कर दिया। दूसरा एलिमेंट 6 है तो इस C अरे के 6th एलिमेंट पे 1 ऐड कर दिया। थर्ड एलिमेंट 4 था तो अरे C में 4th पोजीशन पे 1 ऐड कर दिया। अब 1 इस पोजीशन के ऊपर 1 आपके पास आ रहा है तो 1 पोजीशन के ऊपर A4 पे आपके पास यहाँ पे आपके पास A4 जो आएगा उसमें आपके पास 1 मौजूद है तो अब 1 वाली पोजीशन के ऊपर भी 1 ऐड करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज अब स्टार्ट होगी जब उससे अगला A5 की वैल्यू आ रही है। A5 की वैल्यू दोबारा 3 आ गई है और 3 पहले हमारे पास एक 1 आपके पास आ चुका था तो उसमें एक ऐड हो जाएगा। पहले आपने 1 लिखा हुआ था तो 3 की पोजीशन पे 1 + 1 कर देंगे 2 हो जाएगा। तो जब हम आप लास्ट एलिमेंट तक पहुंचे A8 तक तो A8 पे 4th पोजीशन मौजूद था तो 4th पोजीशन पे भी आपने एक और ऐड कर दिया। अगर आप ये टोटल काउंट देखें, अब ये टोटल काउंट कितना बन रहा है, जितने नंबर ऑफ 4s यहाँ पे मौजूद हैं। 4 कितने हैं इस ओरिजिनल अरे A में 3 दफ़ा अकर किए थे तो 4th जो है वो 3 दफ़ा यहाँ राइट डाउन हो गए। अगर हम दोबारा से पूरी अरे और इस अरे को जब कंप्लीट हुआ है मैच करें तो अब हमारे पास क्या हुआ है, 3 जो है वो 2 दफ़ा हुआ है, उसकी वैल्यू 2 है। 6 एक दफ़ा कर हुआ था, 6 एक दफ़ा है। 4 3 दफ़ा हो गया। 5 इस पूरी अरे में मौजूद नहीं है, उसकी वैल्यू 0 ही मौजूद है। और 2 भी इसमें मौजूद नहीं है, 2 भी 0 है। 1 एक दफ़ा कर किया हुआ है, 1 आपके पास एक दफ़ा है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया, पहला स्टेप में कि हमने सिर्फ इसमें हर एलिमेंट जितनी दफ़ा अकर किया है उसको काउंट करके उनकी काउंट वैल्यूज उस इंडेक्स नंबर पे राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ तो हमने देखा अभी तक सॉर्टिंग कोई नहीं हुई, यहाँ सिर्फ उनकी काउंटिंग हुई है कि हर एलिमेंट कितनी दफ़ा अकर हुआ है। अब स्टेप नंबर 2 पे आए। स्टेप नंबर 2 में क्या है,
फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि लेस होने चाहिए ए आई से। अब ए आई आपके पास जैसे ये ओल्ड अरे मौजूद है, उसके साथ हमने चेक करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ढूंढने हैं जो कि ए आई से लेस हो। अब ये कर कैसे रहे हैं? दो सी आपके पास दो, एक नई मौजूद है, एक ओल्ड मौजूद है, दोनों को सेम एज इट इज राइट डाउन कर दिया, 2020 C0, और यहाँ पे 0 मौजूद है और यहाँ पे आपके पास वैल्यू 2 मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने पिछली दो वैल्यूज का सम लेके नई के अंदर प्रोवाइड करना है। 2 और 0 है तो यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 2 और 2 का आपके पास सम जो है 2 और 2 का सम 4 हो जाएगा, तो इस पोजीशन को अपडेट करना है, तो ये 4 हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब क्या होगा, यहाँ पे पोजीशन 4 अपडेट हो गया, 4 और 3 7 हो गया, तो यहाँ पे प्लेस अपडेट कर दिया आपने 7। ये अगेन दो स्टेप्स थे, इन दोनों पे सम हो रहा था। अगेन नेक्स्ट देखें क्या होगा, अब यहाँ पे 7 आ चुका है और अब से अगला पॉइंट 0 है, तो 7 + 0 दोबारा 7 आ गया, ये भी अपडेट हो गया 7 पे। अब 7 और 1 मौजूद है, दोनों का सम करके इस पोजीशन पे राइट डाउन किया तो 8 आपके पास वैल्यू आ गई। तो नई सी की वैल्यू जो है वो आपके पास एक जनरेट हो गई, जिसमें आपने पिछली वैल्यूज के साथ एडिशन करके वैल्यूज को अपडेट किया है। अब ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एलिमेंट C ऑफ I जो होगा उसमें वो एलिमेंट मौजूद होंगे जो I से लेस या इक्वल होंगे। वेरीफाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास 1 से छोटे या इक्वल ओरिजिनल अरे में कितने एलिमेंट हमें बताए जा रहे हैं, 2 एलिमेंट होंगे। हम पिछली अरे में देखें तो 1 से एलिमेंट, क्योंकि 1 खुद बराबर हो सकता है तो 2 दफ़ा 1 आया है, तो यहाँ पे पहले केस के अंदर कंडीशन ट्रू हो गई। एलिमेंट 2 से भी 2 लेस होंगे, 2 मौजूद ही नहीं है, उससे नीचे जो है वो वैल्यू 1 ही है, 1 2 दफ़ा कर किया है, उसकी 2 काउंटिंग भी जो है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्ट आ गई। इंडेक्स 2 के लिए भी ये करेक्ट है। इंडेक्स 3 पे हम देखें, इंडेक्स 3 पे हमें कहा जा रहा है कि अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो 4 होंगे। 3 या 3 से लेस एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास 4 आकर करेंगे। तो 3 या 3 से लेस, 3 आपके पास 2 दफ़ा कर चुका है और 3 से लेस 1 2 दफ़ा कर चुका है, तो टोटल एलिमेंट जो 3 या 3 से लेस हैं वो हमारे पास 4 एलिमेंट ही हैं। ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। सेम इसी तरीके से अगर आप सारों को करते चले जाएं तो सारे एलिमेंट इसी तरह वेरीफाई होंगे। लास्ट एलिमेंट को देख लेते हैं कि वैल्यू 6 से कितने एलिमेंट स्मॉलर हैं, तो हम यहाँ देखें तमाम एलिमेंट 6 या 6 से स्मॉल हैं, टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, तो वो वही रिजल्ट काउंट जो है वो आपके पास लास्ट वैल्यू में, अरे की लास्ट में मौजूद है लास्ट वैल्यू के तौर पे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल एलिमेंट्स। तो स्टेप नंबर 2 क्या था कि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट किए जो कि इस A ऑफ I से लेस होने चाहिए। पहला स्टेप क्या था कि हमने फाइंड आउट किया था काउंट कि हर एलिमेंट कितनी दफ़ा कर हुआ है। सेकंड एलिमेंट के हमने जो न्यू अरे बनाई है उसके न्यू अरे के अंदर हर एलिमेंट जो C ऑफ I हो वो अपने इंडेक्स से के नंबर से उसमें जो काउंट आए वो ओरिजिनल अरे में उतने एलिमेंट्स कम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस इक्वल टू A ऑफ I। तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पर हो गया। अब जब हम ये दो स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद स्टेप हमारे पास मेन क्या हमारे पास आ जाता है कि अब हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट ऑफ ए, और लास्ट एलिमेंट से लेके हमने वापस ही की तरफ मूव करना है और मेक श्योर क्या करना है कि हर एलिमेंट को जब आप पिक करते चले जाएं
तो उसको एक आउटपुट अरे के अंदर करेक्ट प्लेस के अंदर रखते चले जाएं। ये स्टेप 1 बाय 1 अगर आप काम करेंगे तो आउटपुट के ऊपर तमाम अरे सॉर्टेड फॉर्मेट में हमारे सामने आ जाएगी। 3 स्टेप हमने देखा था। पहला स्टेप क्या था, काउंट कर लें। दूसरा स्टेप में अरे को, जो इंटरमीडिएट अरे आपने सी बनाई है, उसको इस अंदाज में अरेंज करें कि हर एलिमेंट वो अपने इंडेक्स नंबर से कम आए, और इंडेक्स एलिमेंट जो है वो एआई को रिप्रेजेंट कर रहा था। और फिर जब ये आप काम कर चुके हैं तो लास्ट एलिमेंट से पहले एलिमेंट तक आपने एक एक एलिमेंट पिक करना है और आउटपुट अरे में राइट डाउन करते चले जाना है। कंप्लीट अरे की एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये अरे मौजूद है, इसमें हम काउंट करें तो 0 जो है वो कितनी दफ़ा आया, 0 2 दफ़ा है, ये हमने 2 दफ़ा लिख दिया। 2 कितनी, हाँ 1 कितनी दफ़ा आया, 1 एक दफ़ा भी नहीं आया, 0। 2 जो है वो हमारे पास 1 2 हाँ 2 दफ़ा है, तो ये भी 2 दफ़ा हो गया। 3 भी 3 दफ़ा है, वो 3 हो गया। 4 इस पूरी अरे में मौजूद नहीं है, 0 5 एक दफ़ा कर किया है। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज राइट डाउन हो गई। इस फ्रीक्वेंसीज को हमने अपडेट किया पिछली वैल्यूज़ के साथ। स्टेप नंबर 2 किया। स्टेप नंबर 2 किया तो 2 + 0 अपडेट किया 2 + 2 तो ये अपडेट हो गया 4 + 3 7 7 + 0 7 और उसके लास्ट में आपके पास क्या था, 7 + 1 8, आपके पास वैल्यू 8 आ गई। अब हमने पिक करके इन वैल्यूज़ को प्रॉपरली प्लेस करना था इनपुट से आउटपुट पे। आउटपुट अरे को हम बी के नाम से कह रहे हैं, इनपुट अरे जो है वो आपके पास ए के नाम से है। लास्ट एलिमेंट आपने पिक किया, उसकी वैल्यू आपके पास है 3, ठीक हो गया। उस 3 को हमने पिक किया, उसको हमने पिक किया और एक 8 पोजीशन से हमने उसे लेस राइट डाउन किया। 3 पोजीशन पे अगर हम देखें तो ये हमने वैल्यू पिक की थी ए से, A8 को हमने पिक किया था, वहां से वैल्यू हमारे पास आई थी 3। फिर C3 को हमने चेक किया, C3 पे हमारे पास वैल्यू मौजूद है 7, तो 7 पे ये थर्ड वैल्यू जो है वो आपने राइट डाउन कर दी। इसके बाद एक एलिमेंट और डिक्रीज हुआ। सर ये स्टेप जी दोबारा पूछें, बता दें सर प्लीज। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। हम कर क्या रहे हैं, ए को हमने ए का लास्ट एलिमेंट पिक किया, क्योंकि हमने लूप अपनी मूव करनी है लास्ट एलिमेंट से पहले एलिमेंट की तरफ। लास्ट एलिमेंट की हमने वैल्यूज उठाई, फॉर एग्जांपल लास्ट इंडेक्स नंबर आई की वैल्यू 8 है, तो हमने 8 को पिक किया। ए ऑफ 8 क्या वैल्यू है 3, उसका इंडेक्स नंबर चेक किया जो हमारे पास एक नई सी के अंदर अपडेट हो चुका था स्टेप नंबर 2 पे, वहाँ पे वैल्यू है 7। तो हमने आउटपुट अरे के इंडेक्स 7 के ऊपर ये वैल्यू प्लेस कर देनी है। दोबारा देख लें, यहाँ से वैल्यू 3 आई, इस 3 का मतलब है दूसरी सी अरे के इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू मौजूद है उसको पिक करना है। अब वो वैल्यू बन जाएगा आउटपुट अरे का इंडेक्स, वहाँ उस इंडेक्स के अंदर ए ऑफ आई को आपने प्लेस कर देना। तो 3 यहाँ से इसके अंदर राइट डाउन हो गया। नेक्स्ट स्टेप यही रिपीट करते हैं। ए ऑफ 7 जो है अब आपके पास ए ऑफ 0 के लिए फिर हम 0 वैल्यू है तो इसका इंडेक्स 0 को आपने देखना है। इसके इंडेक्स 0 पे वैल्यू मौजूद है 2, तो आउटपुट के इंडेक्स 2 पे, आउटपुट के इंडेक्स 2 पे अरे का जो 7th इंडेक्स चल रहा था उस पे जो वैल्यू मौजूद है उसको यहाँ पे प्लेस कर देना। अब यहाँ वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ पे प्लेस हो गई है वैल्यू
0। सेम स्टेप फिर रिपीट होगा अगले स्टेप पे। A6 की क्या वैल्यू है 3, A6 की वैल्यू है 3। सेम इसी तरीके से अब दोबारा 3 पे हम आए, ओरिजिनल वैल्यू जो पुरानी वैल्यू पड़ी हुई थी 7, हमने एक स्टेप और इसके अंदर किया हुआ है कि हमने उसको डिक्रीज किया। सी की वैल्यूज में लास्ट टाइम जब हमने एक वैल्यू पिक की थी तो उसमें एक डिक्रीमेंट कर दिया था 6। तो अब सी की वैल्यू पे हमारे पास क्या वैल्यू मौजूद है 6, यहाँ वैल्यू मौजूद है 6। इस 6 इंडेक्स के ऊपर, 6 इंडेक्स के ऊपर जो इसकी वैल्यू मौजूद है जो 3, वो आपने प्लेस डाउन कर दी और इसको भी रिड्यूस कर दिया 5। ये स्टेप हमने सर ये बार स्टेप बार दोबारा करते बता चले दें जाए। सर। दोबारा बताता हूं मैं, एल्गोरिथम के थ्रू बताता हूं आपको। अब एल्गोरिथम में दोबारा देखें, हमारे पास 3 अरे हैं। एक अरे ए है, दूसरी अरे बी है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, और ये एक इंटरमीडिएट आपने अरे यूज की है सी के नाम से। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, पहला काम हमने अरे ए से जितने नंबर्स मौजूद हैं उनको काउंट करके हमने सी में लिखना है। तो सी में लिखने से पहले आपने क्या काम किया, उन्हें सारों को इनिशियलाइज 0 से कर दिया। अब एग्जांपल में हम साथ साथ एल्गोरिथम भी रन करेंगे, एग्जांपल भी देखते जाते हैं। तो सबसे पहले जो अरे उठाई उसमें तमाम एलिमेंट्स को 0 के साथ इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने के बाद अगला स्टेप आपने क्या किया, हर एलिमेंट के j इक्वल टू 1 to n आपने मूव करना है, और उसमें आप कर क्या रहे हैं कि a के काउंट राइट डाउन करने के बाद उनको एक एक सम ऐड करते जाएंगे। लेट अस सी, हम दोबारा देखते हैं। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक क्वेश्चन। जी पूछें। सर ये हमें कैसे पता लगे कि हमने जो जिस तरह आपने जो हम इंटरमीडिएट ले रहे हैं, जो कैरी एक नया अरे ले रहे हैं सर, उसमें कितने एलिमेंट्स हमने रखने हैं? आपने उसमें कितने एलिमेंट रखने हैं ये एक्चुअली ऑल डिपेंड कि आपके पास आर की वैल्यू, क्योंकि हमने सबसे पहले कहा था कि हमने आर एलिमेंट के ऊपर रखना है, ये हमने सबसे स्टार्ट में कहा था। एन एलिमेंट हमने मौजूद हैं जो इनपुट अरे में मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास डोमेन जो है वो आर तक जा रही है। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट अरे है उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, वो आर तक जा सकते हैं। तो वो हमें मेक श्योर करना है कि हमें आर का मालूम हो कि हमारे पास जो सॉर्टिंग में अरे आएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 6 है इनपुट अरे में, आप देखें तो यहाँ 6 मैंने लिया हुआ है। अगर यहाँ 15 होती तो मैं 15 की अरे ले सकता था, 100 होती तो मेरे पास 100 की अरे लेना, क्योंकि मेरे पास मैंने इसके अंदर स्टोर क्या करना है, मैंने स्टोर इन वैल्यूज के काउंट करना है। तो जितनी लार्जेस्ट वैल्यू हो सकती है वो लार्जेस्ट वैल्यू मैंने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखने हैं। अब क्लियर है? यस सर क्लियर। यानी रेंज है आर बेसिकली उसकी, रेंज है आप एलिमेंट्स। कह सकते हैं जी, कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट तक जा सकते हैं जो इस इनपुट अरे के अंदर आएंगे, उनकी जी वैल्यूज। जी सर ठीक हो गया। 0 से इनिशियलाइज करने के बाद क्या काम कर रहे हैं कि वैल्यूज जो एक एक मूव कर रहे हैं इसमें इनपुट अरे में, और हर दफा एलिमेंट जो उठाया उसके इंडेक्स के ऊपर हमने एक काउंट इंक्रीज कर दिया। जब ये आपके पास ये लूप कंप्लीट होगा, ये आपके पास लूप कंप्लीट होगा, तो आप क्या करेंगे, आपकी वैल्यूज जो हैं वो सी के अंदर काउंट होके आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो 2 इंडेक्स पे देखें कितनी दफा 2 अकर किया है,
वो अगर 2 दफ़ा किया, उसकी फ्रीक्वेंसीज आ गई। 3 जो है वो कितनी दफ़ा अगर किया, इसके इंडेक्स 3 पे देखें तो वो 3 दफ़ा आया। 4 पूरी दफ़ा नहीं आया तो 4 के लिए वैल्यूज 0 राइट डाउन की हुई है। इस स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, हमने हर 2 अरे के एलिमेंट्स को सम करना है। पहले सिंपल एक एक एलिमेंट के साथ ऐड करते गए हैं, इस दफा हमने उनके अंदर पिछले 2 एलिमेंट्स के साथ सम करना है। इसका नाम उधर क्यूमुलेटिव रख दिया गया, क्यूमुलेटिव सम्स। ये 2 + 0 तो इस पॉइंट को अपडेट कर दे 2 के साथ, फिर 2 + 2 4 इस पॉइंट को अपडेट कर दें 4 के साथ, फिर 4 + 3 7 इस पॉइंट को अपडेट कर दें 7 के साथ, फिर 7 + 0 7, 7 + 1 8। तो आपके पास सी जो है एक नई फॉर्मेट में आ जाएगी। याद दहानी के लिए हमने उसका नाम रख लिया कि ये हमारे पास क्यूमुलेटिव सम वाली है, ये फ्रीक्वेंसी वाली है। ये आपके पास अगला स्टेप हो गया जिसमें आपने इनके सम भी परफॉर्म कर लिए। जी सर ये जो क्वेश्चन? हमारे पास क्यूमुलेटिव अरे आएगी सर, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही होगी? इस असेंडिंग ऑर्डर होने की वजह क्या हो रही है, अगर आप इंडेक्स में देख लें, हमने शर्त क्या रखी हुई है कि आई जो है, आई से एलिमेंट जितने भी होंगे वो हमेशा नंबर ऑफ कम होंगे। तो आई जब भी इंक्रीज कर रहा है तो टोटल नंबर्स का सम आता चला जा रहा है, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आते जाएंगे। 2 + 2 4, 4 + 2 6 हो जाएगा। इस तरह सारे सम होते चले जा रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 1 से लेस कितने एलिमेंट्स हैं, फिर हम कह रहे हैं 2 से लेस कितने एलिमेंट्स हैं, फिर 3 से लेस कितने एलिमेंट्स हैं। तो जब हम कह रहे हैं 5 से लेस कितने एलिमेंट्स हैं, तो 5 और 5 से लेस एलिमेंट आ जाएंगे। 4 कह रहे हैं तो 4 और 4 से लेस एलिमेंट आ गए। तो इस तरीके से ये सारे सॉर्टेड में आपके पास शक्ल आ जाएगी, लेकिन ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल अरे के एलिमेंट्स को नहीं, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्लियर है? यस सर। ये हो गया हमारे पास अगला स्टेप जिसमें हमने क्यूमुलेटिव बना ली। क्यूमुलेटिव बनाने के बाद हमने ऑपोजिट डायरेक्शन n डाउन टू 1 आपने मूव करना है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि a ऑफ j यानी लास्ट एलिमेंट की वैल्यू जो मैंने यहां पे आपको दिखाई, ये 3 मौजूद है। a ऑफ j की वैल्यू हम स्टार्ट में ले लेते हैं, j की वैल्यू 8 है, तो j की वैल्यू जो है, a8 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3, ये पहली वैल्यू हो गई। इसको प्लेस कर देना है किस में, इधर देखें कैसे लिखा हुआ है, बाहर b में, बाहर b है, फिर उसके बाद c है, फिर उसके बाद a ऑफ j है। कि a ऑफ j क्या है, a ऑफ j 7 है और a ऑफ 8 आपके पास 7 थी, तो हमने मालूम कर रहे हैं c ऑफ 7, a ऑफ 8 3 था, सॉरी ए ऑफ 8 3 8 3 3 a ऑफ 8 3 है आपके पास। a ऑफ 8 3 हो गया, तो आपके पास c3 की वैल्यू, अब c3 की वैल्यू आपके पास क्यूमुलेटिव में हमने देखना है 7 थी, ये आ गई 7 वैल्यू c3। अब c3 जो है हमने इसकी वैल्यू आई 7, तो b ऑफ 7 के अंदर, b ऑफ 7 के अंदर a j आपने प्लेस करना है। a j क्या था, a8 की वैल्यू आपके पास 3 थी, तो 3 को इस पोजीशन के ऊपर राइट डाउन करना है। स्टेप पे दोबारा दिखा रहा हूं, इस वैल्यू को आपने उठा के चेक किया, इधर से इंडेक्स नंबर 3, इधर वैल्यू 3 मिली, तो C के इंडेक्स नंबर 3 को देखना है। उसके इंडेक्स नंबर पे वैल्यू जो मौजूद है, जैसे 7 है, तो उस B का वो इंडेक्स नंबर उठाना है। उस इंडेक्स नंबर पे वैल्यू आपने प्लेस करनी है जो आपने A J से वैल्यू उठाई थी, तो 3 वैल्यू यहां पे प्लेस हो गई।
ये प्लेस करने के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है। वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या है कि CAJ-1, कि आपने C वाली वैल्यू से जहां से ये इंडेक्स नंबर उठाया था उसमें से एक डिक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि यहां इस ओरिजिनल अरे से आपने एक एलिमेंट उठा लिया है तो उसके काउंट में से भी एक एलिमेंट निकाल लें और उसको यहां पे प्लेस कर दें। ये 7 था, नेक्स्ट स्टेप पे 6 हो गया। अगले पे आपने जब उठाया 0th पोजीशन पे, तो 0th पोजीशन पे 2 था, जब वैल्यू पिक हो गई तो वैल्यू 2 से एक डिक्रीज हो गई, 1 पे आ गई। उससे अगले एलिमेंट 3, इंडेक्स नंबर 3 पे जाने। इंडेक्स नंबर 3 पे आपके पास ओरिजिनल क्या मौजूद था, ये 7 से डिक्रीज हुआ था 6, 6 से डिक्रीज हो जाएगा 5 पे, और साथ साथ में वैल्यूज प्लेस करते चले जाना है। तो जब एंड पे ये सारा कंप्लीट होगा तो पूरी आपके पास जो अरे जो है वो तरतीब में आ गई 0 0 2 2 3 3 3 5। तो आपके पास सॉर्टिंग जो है वो परफॉर्म हो गई। दोबारा देख लें। पहला स्टेप सी की अरे को इनिशियलाइज करना है 0 के साथ। दूसरा स्टेप काउंट करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि ए में से वैल्यूज उठा के जितनी दफ़ा ए में एक दफ़ा वैल्यू आई हुई है तो सी में उस इंडेक्स नंबर के अगेंस्ट आपने काउंट इंक्रीज करते चले जाना है। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 2 के बाद आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करना है। फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करने के बाद अब आपने ओरिजिनल अरे से वैल्यूज उठा के, इनपुट से उठा के आउटपुट के अंदर प्लेस करना है, और क्यूमुलेटिव अरे से आपने एक एक एलिमेंट जो है वो डिक्रीज करते चले जाना है। जब ये लूप कंप्लीट होगी तो बी के अंदर तमाम एलिमेंट ए से सॉर्टेड फॉर्मेट में आ जाएंगे। समझ आई है आप लोगों को या नहीं आई? जी, यस सर। आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई? सर बस थोड़ी सी वो जो 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 एक माइनस करते हैं ना सर, उसमें बस मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। जो एंड लास्ट स्टेप है जिसमें हम एक माइनस करते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक माइनस कर रहे हैं ना, ये मैं आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ। एक सेकेंड, इसको ऑफ करके क्लियर करके फिर देता हूँ। यहां तक तो आपको क्यूमुलेटिव का सारा समझ आ गया, जब आपने यस सर। स्टेप नंबर 2 तक क्यूमुलेटिव उसका पूरा कर लिया। अगले यस स्टेप सर। पे आपने लास्ट एलिमेंट से यानी 8 से 1 तक ऑपोजिट लूप मूव करनी है, रिवर्स लूप जो है वो मूव करनी है। तो सबसे पहले A8 पिक हुआ। A8 में मौजूद वैल्यू क्या थी? 3 वैल्यू मौजूद थी। 3 वैल्यू के लिए आपने क्यूमुलेटिव अरे के अंदर इंडेक्स नंबर 3 देखा। इसका इंडेक्स नंबर 3 देखा, उसकी वैल्यू चेक की, वो 7 था। तो आपने चेक किया C3, तो ये वैल्यू आपके पास क्या थी? 7। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू 7 मौजूद है। तो आपने B7 को देखना है और उसमें A8 जो है वो मूव कर देना है। ये वैल्यू 3 से 3 इस पॉइंट पे आ गया। ये काम हमने कर लिया, तो अब हमने दूसरा स्टेप माइनस वाला करना है। एक हमने अरे ओरिजिनल अरे से वैल्यू निकाल ली और उसे उठा के यहाँ पे रख दिया। तो क्यूमुलेटिव में भी हमने डिक्रीज करना है। ये कहाँ से डिक्रीज हुआ था? थर्ड इंडेक्स पे। तो ये थर्ड इंडेक्स पे 7 था, तो हमने 7 से खत्म करके 6 पे ले आए। तो हमारे पास यहाँ इंडेक्स नंबर जो है वो 6 आ गया है। ठीक है, इसे अगले स्टेप पे भी देख लें। इसे अगले स्टेप पे ये A7 हो जाएगा। A7 पे क्या वैल्यू मौजूद है? 0। तो हम C0 पे देख रहे हैं क्या वैल्यू मौजूद है। वो आपके पास वैल्यू मौजूद है 2।
तो B2 पे आपने मूव करना है A7 यानी इस पे 0 पोजीशन पे आपके पास B2 पे यहाँ पे आ जाएगा 0 और एक डिक्रीमेंट कर देना है C0 में, तो ये आपके पास हो जाएगा 1। ये 0 हुआ और यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ रही है 1, इधर डिक्रीज होगी। और ये काम हमने रिपीट में करते चले जाना है। ठीक है सर। क्लियर होगी ये सारी चीज? सर मतलब कि जो हम हमारे पास जो आता रहेगा ना आउटपुट में सर, जो हम कम्युलेटिव से उठा के आउटपुट में डालेंगे वो फिर कम्युलेटिव में एक माइनस होगा, कम्युलेटिव के एलिमेंट क्यूमुलेटिव वाली जो सी अरे आपने बनाई हुई है उसमें एक एक माइनस करते चले जाना है, क्योंकि यहाँ पे एल्गोरिथम में देखें तो ये सी वैल्यू है, उसका इंडेक्स कहाँ से सिलेक्ट हो रहा है, वो ए जे के साथ की वैल्यू के साथ सिलेक्ट हो रहा है। तो उस सी के अंदर वैल्यू के अंदर -1 कर देना है क्यूमुलेटिव में से। एक तो ओरिजिनल अरे से आपने वैल्यू पिक कर ली, जैसे ही वो वहां से वैल्यू पिक हुई तो आप वहां कर सकते हैं, यहाँ से हम वापस जा चुके हैं। क्यों वो वापस जा चुके हैं? एन जो है वो डिक्रीज कर चुका हुआ, जे की वैल्यू एन से डाउनवर्ड टूवर्ड हम किधर आ रहे हैं, 1 की तरफ आ रहे हैं, ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, एन से 1 की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। अभी हमने जब इसको स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि ये ऑर्डर ऑफ एन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, बाकी सारी बहुत स्लो हैं, इसको फास्ट होना चाहिए। तो अभी जरा काउंट करके बताएं ये किस तरीके से ऑर्डर ऑफ एन के अंदर कंप्लीट हो रही होगी। चले मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। लाइन नंबर 1 और 2 इसको कितनी इंस्ट्रक्शंस जनरेट होंगी? मैक्सिमम कितनी? आर हो जाएंगी, आर हो जाएंगी, क्योंकि ये 0 से आर तक जा रहा है, मैक्सिमम आर हो सकती हैं। ठीक है, R-1 कह लेंगे, 0 से कह रहे हैं, 1 से कह रहे हैं तो आर हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब अगला हम कहते हैं ये पॉइंट लाइन नंबर 3 to 4 ये कितनी दफा एग्जीक्यूट हो सकती हैं? एंड टाइम। ये एंड टाइम हो जाएंगी। एग्जैक्टली ठीक हो गया। लाइन ये कमेंट है, ये इसको हम इग्नोर कर दें। लाइन नंबर 6 to 7 ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होंगी? आर टाइम। आर टाइम हो गई। n-1 टाइम कह लें, ये हम इसको n-1 टाइम कह लें, मैंने इसको कांस्टेंट को इग्नोर कर दिया, n आ गया, ये आपके पास r आ गया। ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा लाइन नंबर 9 से 11 तक? n-1 टाइम। n-1 टाइम, तो इसको हम n लिख लेते हैं। इन सब का सम करें तब आपके पास क्या आएगा, r प्लस n प्लस r प्लस n 2r प्लस 2n या 2 इंटू आर प्लस एन, तो 2 भी कांस्टेंट है, तो आपके पास टाइम कितना आ रहा है इसका, आर प्लस एन, आर प्लस एन टाइम आपके पास हो गया। और इसमें काउंटिंग सॉर्ट हम उस वक्त नॉर्मली करते हैं जब हमें मालूम हो आर जो है वो इक्वल टू एन के बराबर हो। तो आप देखिए आपके पास टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी अगर आर और एन बराबर हो? एन टाइम। एन टाइम आपके पास हो जाएगा। तो काउंटिंग सॉर्ट हम फौरन उसी वक्त सेलेक्ट कर लेते हैं अगर हमने मालूम हो कि हमारे पास आर की वैल्यू जो हमने लेनी है और वो एन के बराबर ही है, और एन एलिमेंट्स जितनी अरे आपके पास स्पेस आपके पास अवेलेबल है, तो काउंटिंग सॉर्ट आपके पास ऑर्डर ऑफ एन के अंदर सॉल्व कर देती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। अभी हम दोबारा वापस जाके देखें पिछली टाइम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास कितनी थी? इंसर्शन सॉर्ट एन स्क्वायर में कर रही थी, बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट भी एन स्क्वायर में कर रही थी,
मर्ज सॉर्ट n log ऑफ n में कर रही थी। क्विक सॉर्ट का एवरेज केस n log ऑफ n था, वर्स्ट केस n स्क्वायर था। लेकिन अब काउंटिंग सॉर्ट जो है वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ n के अंदर हम उसको सॉल्व करने के बराबर काबिल हो गए हैं। अब ये एल्गोरिदम अगर सॉर्टिंग में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, ये सबसे फास्ट, लेकिन ये सबसे पहले पढ़ाया जाता तो इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता। लेकिन क्योंकि आप पूरा सारे मैच करते आए, पढ़ते आए, और अब आप देख रहे हैं कि ये सिंपल नहीं है इतनी, एज कंपेयर टू जो हमने इंसर्शन सॉर्ट देखी थी जो सबसे पहले, बहुत सिंपल सी सॉर्टिंग टेक्निक थी। लेकिन फायदा इसका क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हमारे पास कम है, हम कम टाइम के अंदर इसके थ्रू सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसके ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं, कौन बताएगा? हमने एडवांटेज तो हासिल कर लिया, ड्रॉबैक क्या हो सकता है? जी, ड्रॉबैक क्या इसका हो सकता है? सर फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर लार्ज सेट ऑफ डाटा आ जाता है, मतलब लार्ज सेट आ जाते हैं, तो उसके लिए सर फिर ठीक हो है, जाएगा थोड़ा। तो लार्ज डाटा सॉर्ट सेट आ जाए करना तो क्या होगा? जो आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन था उधर भी हमने देखा था कि हमारे पास एक एल्गोरिदम था n का, दूसरा एल्गोरिदम था n क्यूब का, तीसरा था 10 पावर n का। ठीक है, तो जब हम लार्ज की बात कर रहे हैं तो n हमारे पास सेम ही रह रहा है तीनों के लिए। तो हम ये कह रहे हैं काउंटिंग सॉर्ट हमें कम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट करके देगा फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n। तो ये तो हमारा एडवांटेज है, नुकसान तो नहीं है। नुकसान क्या हो सकता है? जी, एनीवन? जी ला रहा है, आप बताएं। नुकसान क्या हो सकता है? सर मे बी एक्यूरेसी में कुछ डिफरेंस आ सकता है। एक्यूरेसी से क्या मुराद है यहाँ पे? सॉर्टिंग हम जब काम कर रहे हैं तो एट द एंड सॉर्टिंग तो हो गई, एक्यूरेट तो है। सर जब नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे तो एडवांटेज हो जाता है, एडवांटेज हमें मिल गया है। डिसएडवांटेज क्या है? सर जी, सर इसमें जो अरे में है सर, अगर इंटीजर के अलावा नॉन इंटीजर चीज़ें आप भी आ जाती हैं, तो अगर वो आ जाएं तो फिर ये किस तरह करेगा? इंटीजर के अलावा नॉन इंटीजर यानी कि कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं, तब भी आपने उसी तरीके से उसे स्टेबल आउट करना है। लेकिन ये ज्यादातर उस पे ही रहेगा, इंटीजर वैल्यू के लिए ही रहेगा, क्योंकि आपने इंडेक्स नंबर उठाना है। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, जो सी वैल्यूज जो है उसके अंदर जो इंडेक्स नंबर है वो कौन से वैल्यू उठा रहे हैं आप वो वैल्यू उठा रहे हैं जो ए के अंदर वैल्यूज मौजूद थी। अब वो वैल्यू अगर 2.5 लिखी हुई है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 2.5 लिख सकते हैं? सी का कोई इंडेक्स हो सकता है 2.5? नहीं हो सकता। सर स्मॉलर एस पे नहीं होगा? क्या चीज, दोबारा बोलिएगा। सर स्मॉलर एस पे? स्मॉल अरेज पे भी टाइम ज्यादा लग सकता है, एग्जाम्पल बना के हमें देखनी पड़ेगी। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? नॉर्मली जब हम काम करते हैं ना, हम बहुत फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक तो आपने प्रॉब्लम ढूंढ लिया कि आपने इंटीजर के लिए होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सी के हम इंडेक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस में नहीं रख सकते, तो हमारे पास ए के अंदर जो वैल्यूज हों वो इंटीजर ही होनी चाहिए। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया होगा आपने।
जी सर इसमें जो 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है तो सर ये इसके डिसएडवांटेज में आ सकता है या नहीं आ सकता? ये किस तरह ये डिसएडवांटेज बन जाएगा 1 से n पे जाने पे? सर इससे मतलब जो फुल रे है उसमें से इसे मतलब एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा इस वजह से शायद। गो थ्रू तो सारी हो रही होती हैं, सारी सॉर्टिंग के अंदर कहीं ना कहीं आप n दफा जो है वो सिस्टम को कॉल कर रहे हैं। ये सिर्फ ऑर्डर ऑफ n में कर रहे हैं, दूसरी एक से ज्यादा दफा भी कर रहे हैं, तो इस वजह से एडवांटेज तो हो गया। डिसएडवांटेज इसके क्या हो सकते हैं? एक आपने कहा कि नंबर्स जो हैं वो हर सूरत में इंटीजर होने चाहिए, ठीक हो गया, या डिस्क्रीट होने चाहिए, ठीक हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपने इसके सर अगर डिसएडवांटेजेस जो हैं, आपने नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हैं इसके डिसएडवांटेजेस ढूंढ के लाने हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो रेडिक्स सॉर्ट और बकेट सॉर्ट को भी हम देखेंगे, वो भी हमारे पास लीनियर सॉर्टिंग टेक्निक्स में शामिल होती हैं। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।